नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश, दुनिया और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को समेटकर मॉर्निंग प्राइम के तमाम बुलेटिन दर बुलेटिन आपको खबरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ करते हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 20 राउंड में होगी मतगणना। आज रामलला के दर्शन करेगी साय कैबिनेट। रायपुर से चार्टर्ड विमान से अयोध्या होंगे रवाना। कांग्रेस ने कसा तंज, कहा अयोध्या जाकर प्रायश्चित कर लें। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में देंगे विकास की सौगात। गोरेगांव में 29,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की रखेंगे आधारशिला। गृह मंत्री अमित शाह का कल एमपी दौरा। इंदौर में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के लिए मंत्रियों को उनके गृह जिलों की जिम्मेदारी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन। जगदलपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। एक दूजे के हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई शाही शादी। बॉलीवुड, हॉलीवुड और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हुए शामिल। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए, हेडलाइंस के बाद अब 7 बजे की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट, आज मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित होने जा रहा है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की है और नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यहां एक राउंड में कुल 17 ईवीएम की गिनती होगी। 20 राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी। इस उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। उपचुनाव में 78.71% मतदाताओं ने यहां पर वोटिंग की। 332 पोलिंग बूथों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना स्थल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतगणना शुरू हो जाएगी। और मुख्य मुकाबला बेसिकली कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के बीच में ही है। और कुल 9 प्रत्याशी हालांकि मैदान में हैं। 78% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई थी, जो कि मूल वोटिंग जब 2023 में इस सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तब उसके मुकाबले करीब 11% वोटिंग कम हुई। लेकिन आज चुनाव के परिणाम है। जैसे ही 8 बजेगी उसके बाद ईवीएम की गिनती एक एक करके यहाँ पर एक ईवीएम खुलना शुरू होंगी और वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने होंगे। 2018 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही इस सीट को लगातार जीता है। कमलेश शाह लगातार 3 बार इस सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन कमलेश शाह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। इसलिए यहां पर उपचुनाव का उसके बाद ऐलान भी किया गया। 10 तारीख को वोटिंग हुई थी। 78% करीब यहां पर वोटिंग हुई और उसके बाद आज परिणाम का दिन है। और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर रखी है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है और 8 बजते ही यहां पर ईवीएम खुलना शुरू होंगी और उसके बाद नतीजे सामने होंगे। तो अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से और उनके पास चलते हैं। अजय, लगातार चूंकि हम चुनाव की तैयारियों से लेकर चुनाव वोटिंग मतदान से लेकर अब पहुंच चुकी है वो घड़ी जब अमरवाड़ा का नतीजा उपचुनाव का सामने होगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। क्या तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं अजय वहां पर?
जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 8 बजे की घड़ी का इंतजार हो रहा है, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। और जिस तरह से मतदान हुआ है, वह उसके बाद प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। और अभी 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। क्रमशः 17-17 राउंड के एक-एक राउंड होंगे। लगभग 19 राउंड 20 राउंड के करीब होना है। और 332 ईवीएम के माध्यम से मतगणना होगी। और 78.71% वोटिंग हुई है। यानी नतीजा आते आते तक लगभग 1 से 2 बज जाएगा। और मतगणना स्थल पर अभी कार्यकर्ता और नेताओं के जो समर्थक है वो पहुंचने लगे हैं। जी, बिल्कुल। इन सब के बीच में आप बता रहे हैं कि नेता, उनके समर्थक भी लगातार यहां पर पहुंचने वाले हैं और जैसा कि आपने बताया कि 20 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है। मोटा मोटा नतीजा पूरी तरह से फाइनल होने में 1 से 2 बज सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि 10 से 11 बजे के बीच में तस्वीर मोटे मोटे तौर पर साफ होने लगेगी कि किस तरफ ये मुकाबला जा रहा है। इन सब के बीच अगर बातों की, अब चूंकि हालांकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, इन सब के बीच देखेंगे कि क्या अहम मुद्दे रहे जिसके आधार पर, चूंकि आपने लगातार वोटिंग के दिन भी कवरेज किया है, क्या अहम मुद्दे रहे जिसको देखकर वहां की जनता ने इस बार मतदान किया है और उसके आधार पर परिणाम संभावित है? जी, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव में मुद्दा एक तरफ विकास का था, दूसरी तरफ दरबार का था। बड़ा स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी और कांग्रेस जो है दरबार की बात कर रही थी। मोहन यादव मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों की पूरी फौज उपचुनाव में लगी हुई थी और वो क्षेत्र के विकास को मुद्दा बना रही थी। इसी के तर्क जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता जीतू पटवारी, कमलनाथ, नकुलनाथ ये जो बात कर रहे थे, ये दरबार की बात कर रहे थे, आस्था की बात कर रहे थे। यानी बड़ा स्पष्ट है, विकास बनाम दरबार की बात हो रही थी, विकास बनाम आस्था की बात हो रही थी। और जिस तरह से कमलेश शाह ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो ये पूरा मुकाबला जो है वो आदिवासी क्षेत्र के विकास और आस्था के बीच में दिखा है। और त्रिकोणीय मुकाबला चूंकि यहाँ पर हुआ है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना यहाँ पर वोट बैंक है। तो इस तरह से 3 दिशाओं पर ये इलेक्शन दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना हो, अपने स्टैंड पर वे कायम रहे और पूरी कैंपेनिंग करें। नेताओं ने आकर बड़े स्पष्ट तौर पर अपनी बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब तो कुल मिलाकर जिस तरह से अजय आप बता रहे हैं, ये समझ सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या गोंडवाना गणतंत्र, सभी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत इस चुनाव के लिए लगाई है। सरकार की तरफ से जहां विकास के मुद्दों को अहम रखा गया, तो दूसरी तरफ जिस तरह से आंचल कुंड दरबार साहब के एक प्रमुख के बेटे को मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की। दिलचस्प है नतीजे किस तरफ आते हैं, इंतजार करना होगा। आप लगातार बने रहिएगा, आपसे के जरिए हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 बजे का इंतजार, जब एक एक कर ईवीएम खुलना शुरू होंगी और 20 राउंड की काउंटिंग है और माना जा रहा है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी तरह से नतीजा अमरवाड़ा की इस अग्नि परीक्षा का सामने आ जाएगा कि किसने इस अग्नि परीक्षा को पार किया है, जीता है। और तब तक का पल पल का अपडेट IBC 24 हमेशा की तरह आपके सामने रखता रहेगा। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम छत्तीसगढ़ से, क्योंकि आज रामलला के दरबार में पूरी साय सरकार जाने वाली है। साय मंत्रिमंडल जो है वो रामलला के दर्शन करेगा। चार्टर्ड विमान के जरिए अयोध्या के लिए आज मुख्यमंत्री और उनके तमाम कैबिनेट मंत्री रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन का कार्यक्रम है और शाम 7 बजे अयोध्या से वापस रायपुर ये लौट आएंगे। तो रामलला तीर्थ दर्शन योजना तो लगातार सरकार चला रही है। जैसा अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो मुफ्त में रामलला के दर्शन करने के लिए ट्रेन सेवाओं के जरिए ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये ट्रेनें लगातार चल रही हैं, समय समय पर बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के आम लोगों को दर्शन सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। लेकिन अब ये पहला मौका है जब पूरी का पूरा मंत्रिमंडल दर्शन करने के लिए पहुंचेगा अयोध्या। रामलला के दरबार में आज साय सरकार मौजूद रहेगी। चार्टर्ड विमान तय किया गया है। चार्टर्ड विमान के जरिए पूरी टीम अयोध्या के लिए आज सुबह 9:30 बजे रवाना होगी।
तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों के बारे में आपको अपडेट करा दें। आज मुंबई के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। होटल ताज में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे श्योपुर जिले के विजयपुर पहुंचेंगे सीएम। विजयपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है और शाम 7 बजे के आसपास ग्वालियर पहुंचेंगे और महाराजबाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज मुंबई का एक दौरा जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि आज मुंबई में बड़े उद्योगपतियों से होटल ताज में उनकी मुलाकात होगी, जहां पर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इन उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से उनको अवगत कराएंगे ताकि आने वाले समय में निवेश यहां पर आए, जिससे व्यापक तौर पर अलग अलग रूप में फायदा मध्य प्रदेश को मिल सके। उसके बाद वापस लौटकर शाम को श्योपुर और उसके बाद ग्वालियर पहुंचेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी है, क्योंकि 24 जुलाई को कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था संभाल न पाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्री विजय शर्मा को अनुभवहीन बताया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों को लेकर भी यह विधानसभा का घेराव 24 जुलाई को किया जाएगा। 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने के मकसद से रणनीति तैयार की। कल इस संबंध में पीसीसी में एक बैठक भी हुई, जिसमें यह रणनीति तय की गई है कि खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव किया जाएगा। भोपाल में बीएनएसएस भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 23 का पहला आदेश जारी हुआ है। आदेश के तहत प्रमुख जगहों पर निकलने वाले जुलूस में बीम लाइट नहीं चलेगी। वहीं एयरपोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले धारा 144 के तहत ये आदेश जारी होते थे, लेकिन अब बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इधर भोपाल से खबर, जहां पर उखड़ती हुई सड़क की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उसके ऊपर मंत्री जी ने एक्शन लिया है। सड़क निर्माण में लापरवाही मिलने पर मंत्री राकेश सिंह ने निर्देश दिए हैं। सब इंजीनियर और निर्माण फर्म के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ठेका कंपनी एए कंस्ट्रक्शन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। बावड़ी खार गांव में कुछ दिन पहले यह सड़क निर्माण हुआ था। इसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो हमने भी आपको दिखाया, जहां पर एक व्यक्ति सड़क पर हाथ से बैठकर ही 2 दिन पहले बनाई गई सड़क को हाथ से ही उखाड़ता नजर आया, क्योंकि इतनी घटिया क्वालिटी का निर्माण वहां पर किया गया था। और उसी वायरल वीडियो के आधार पर मंत्री राकेश सिंह ने ये निर्देश दिए थे। इंदौर में से खबर, जहां पर नाइट कल्चर पर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। रात भर बाजार लगाने को लेकर जो आदेश जारी हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया है। इंदौर में 24 घंटे बाजार संचालन संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात्रिकालीन बाजार को लेकर निर्देश दिया था, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। चूंकि इस फैसले के बाद भी कई जगह से इसका विरोध की खबरें भी आ रही थी और आखिरकार कलेक्टर ने उस निर्देश को अब रद्द कर दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश, जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर बीआरटीएस के संबंध में जो एक आदेश निकला था, जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज़ किए जाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। जो नाइट कल्चर है, ये नशे को इधर से उधर ले जाने का एक बहुत बड़ा समय रहता है। वो
तो ये अच्छा हुआ बंद कर दिया था, क्योंकि रातें सोने के लिए है। नशाखोरी बंद हुई तो अच्छी बात है, पर लोगों का वो जो नाइट टाइम फन होता है वो भी चला गया। जो लोगों को बाहर एंजॉय करना रहता था रात में, वो अब नहीं कर पाएंगे थोड़ा, और जो लोग काम कैसे का मतलब जो गलत काम करते थे वो भी थोड़ा रुकेगा ही। जैसे लड़कियों की सेफ्टी बढ़ जाएंगी, तो बहुत से लोग जैसे सराफे ले लो ऐसे एग्जाम्पल, तो जो लोग अदर जगह पे नाइट में काम करते थे उनका इनकम सोर्स वगैरह बंद हो गया है। तो आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि नाइट कल्चर चलता रहना चाहिए, 24 घंटे बाजार रहता है तो रोजगार पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है। तो दूसरे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कई तरह के अवैध काम भी इस नाइट बाजार के दौरान लगातार होते हैं। बहरहाल धमतरी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में एक कार आ गई। कार सवार जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर बाल बाल इस हादसे में बचे हैं। नाराज उपाध्यक्ष ने नगरी धमतरी रोड पर इसके बाद चक्का जाम कर दिया। 100 से अधिक रेत से भरी हाईवा की लंबी कतारें इसके बाद लग गई। खनिज अधिकारी के साथ उपाध्यक्ष की जमकर बहस भी हुई। अवैध रेत उत्खनन में शामिल होने का उन्होंने आरोप भी लगाया, और जब ये बहस हुई उस वक्त का ये वीडियो वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया। सुनिए। महोदय, क्योंकि मैं कार्रवाई में था महोदय, मैं आपकी कार्रवाई में था, आपका सम्मान करता है महोदय, आपका बहुत बैठूंगा नहीं, आप बैठिए, आपका साथ दूंगा महोदय, आपका साथ दूंगा। मैं बैठूंगा, नहीं, मैं नियमन सर कार्रवाई करने के लिए मैं साथ दूं। मैं भोपाल से खबर, जहां पर अनियंत्रित कार तालाब में गिर पड़ी। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। शाहजहानाबाद लाल मस्जिद के पास में यह हादसा हुआ। क्रेन से कार को तालाब से बाहर निकाला गया। पहले भी ये तालाब में कुछ गाड़ियां गिर चुकी हैं। जर्जर रोड होने के कारण ये हादसा होता है। तो भोपाल से ये हादसे की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार तालाब में गिर पड़ी। शाहजहानाबाद लाल मस्जिद के पास में यह हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। क्रेन से कार को तालाब से बाहर निकाला गया। अक्सर इस जगह पर तालाब में गाड़ियां गिरने की खबरें आती रहती हैं। ग्वालियर से खबर, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने रील बनाई। कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने फिल्मी गाने पर बकायदा रील बनाई, और रील बनाने पर लोगों ने आपत्ति भी जताई। कलेक्टर से इस मामले में शिकायत भी की है कि कुछ सरकारी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह से, ये देखिए कलेक्टर पर, ये कलेक्ट्रेट कार्यालय है ग्वालियर में, और कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला ने बकायदा रील बनाई है और फिल्मी गाने पर थिरकते हुए रील बनाई। आजकल रील का बड़ा चलन है। हर कहीं आपको बाजार में, सड़क पर, रास्ते में, गार्डन में लोग इस तरह से रील बनाते नजर आते हैं। लेकिन ये कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ पर एक महिला ने ये रील बनाई और उसके बाद लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि कलेक्ट्रेट परिसर को तो कम से कम छोड़ दो। करोड़ों की ठगी का आरोपी शिशोर ग्रुप चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर प्रशांत कुमार दास को भुवनेश्वर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दास ने छत्तीसगढ़ में 370 लोगों को विदेश घुमाने के नाम पर 4 करोड़ की ठगी की थी। सिविल लाइन थाने में दर्ज अपराध में आरोपी 12 साल से फरार था। जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ 400 आपराधिक केस दर्ज हैं। ओडिशा में आरोपी ने कंपनी के नाम पर अलग अलग जगहों पर 1200 करोड़ रुपए कीमत की 400 एकड़ जमीन, फैक्ट्री, मकान, वाहन और सोने चांदी जैसी संपत्ति बना रखी है। दास के खिलाफ क्राइम ब्रांच ओडिशा और ईडी की जांच और कार्रवाई जारी है। सीबीआई भी आरोपी से जुड़े मामले की जांच कर रही है। आरोपी ओडिशा में एक केस में 5 साल की जेल भी काट चुका है। बता दें कि शिशोर ग्रुप ऑफ कंपनी के निवेशकों और एजेंटों ने साल 2013 में रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो आरोपी प्रशांत कुमार दास को गिरफ्तार किया गया है। 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति इसके पास में है। क्राइम ब्रांच ओडिशा और ईडी की जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई भी आरोपी से जुड़े मामले की जांच कर रही है। कई सारे आरोप हैं जिसमें ठगी बड़ी संख्या में इसने आम लोगों के साथ की है। 12 साल से यह आरोपी फरार था। बिलासपुर में आईबीसी 24 के स्पेशल शो सरोकार की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईबीसी 24 ने अपने स्पेशल शो सरोकार में शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और यह भी दिखाया था कि किस तरह बिलासा चौक, शनिचरी सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ट्रैफिक में बाधा बन रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद में
निगम ने इस पर बड़ा एक्शन लिया और ट्रैफिक में बाधा बन रही 50 से ज़्यादा अवैध दुकानों और स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया है। इतना ही नहीं, निगम ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध दुकानों को भी सील कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही ट्रैफिक समस्या से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बात करते हैं देश की सबसे बहुचर्चित शाही शादी की। तो देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी मुंबई में हुई। शादी में दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में राजनीति, व्यापार, सिनेमा और खेल जगत की नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। 5,000 करोड़ की यह बिग फैट वेडिंग न सिर्फ भारत की सबसे महंगी शादी है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी शादी का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए 3 फाल्कन 2000 और लगभग 100 प्राइवेट जेट बुक किए गए थे। मेहमानों को इस शादी में 2500 से ज्यादा देसी विदेशी व्यंजन परोसे गए। इस शाही शादी में पहुंचने वाले वीवीआईपी मेहमानों को करोड़ों रुपए के रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए गए। अभी ये शादी 14 जुलाई तक चलेगी, जब रिसेप्शन होगा। बताया जा रहा है कि रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। प्री वेडिंग इवेंट से ही सुर्खियों में रही इस भव्य शादी की दिलचस्प कहानियां मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर ट्रेंड हो रही है। और ये एक से एक डिग्निटरीज मेहमानों का आप नज़ारा भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। खेल जगत से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज़ भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में यहां पर रुक रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे हमर बानी हमर गोठ।